नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और कारोबार जगत की बड़ी और अहम खबरों के साथ हम हाजिर होते हैं सुबह 9:30 बजे पूरा हफ्ता। और आज कारोबारी सत्र का 5वां दिन है, तो आइए सीधे रुक करते हैं सबसे पहले आर्थिक टॉप लाइन्स की तरफ। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण के दूसरे राउंड की हुई शुरुआत। दूसरे राउंड में 730 से ज्यादा जिलों की कंपनियों में करीबन 1 लाख से ज्यादा इंटर्नशिप के अवसर, मौकों की चाबी। 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत के बढ़ने की उम्मीद। बेन & कंपनी और नैस्कॉम की रिपोर्ट। 8 से 10% की निरंतर वार्षिक वृद्धि से 2047 तक हाई इनकम वाले देश के रूप में तब्दील होगा भारत। 2030 तक भारतीय सड़कों पर करीब 3 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की संभावना। भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन की रिपोर्ट। देश में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए तेजी से हो रहा है काम। आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 77 अंक गिरकर 75,000 के लेवल को क्रॉस करता हुआ और निफ्टी करीब 37 अंकों की गिरावट के साथ 22,876 पर। तो आर्थिक सुर्खियों के बाद अब शुरुआत करते हैं दुनिया भर के बाजारों से। तो दुनिया भर के बाजारों में सबसे पहले सूरत हाल जानते हैं गिफ्ट निफ्टी का, जो शुरुआती क्यूज हैं 22,845 पर, जहां 62 अंकों का दबाव यहां देखा जा रहा है, क्योंकि कारोबारी सत्र का ये 5वां दिन पूरा जो वीक था वो वॉलेटाइल रहा, उठापटक का दौर था। सेंसेक्स 75,658, 76 अंकों का दबाव। वहीं निफ्टी भी 22,000 के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ 22,875 और 37 अंकों का यहाँ पर एक डिप देखा जा रहा है। वो स्टॉक्स जो इस वक्त मजबूती के साथ बाजार में खड़े हुए हैं, एक नजर उन पर। तो लीड कर रहा है चार्ट को डिफेंसिव फार्मा सेक्टर का सिप्ला, टाटा स्टील, हिंडाल्को। 2 दिग्गज काउंटर मेटल इंडस्ट्री, अदानी एंटरटेनमेंट्स और एल&टी, इन सभी में बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ। वहीं अगर बात की जाए लूजर्स पैक की, जहां बाय ऑन डिप का कॉल रहेगा। M&M, विप्रो, 2 दिग्गज काउंटर्स, ब्लू चिप कंपनियां हैं आईटी क्षेत्र की। अल्ट्रा सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज ऑटो, यहां पर मुनाफा वसूली और दबाव हावी नजर आ रहा है। रुक करते हैं आप कुछ अन्य आर्थिक खबरों की तरफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडपम में सोल लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वो वहां उपस्थित लोगों को भी संबोधित करने वाले हैं। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे मुख्य अतिथि के रूप में यहां भाषण देंगे। वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2 दिवसीय सोल लीडरशिप सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेगा, जहां राजनीति, खेल, कला, व्यापार और इन तमाम अलग अलग विविध क्षेत्रों से जुड़े लोग जो अपनी जीवन की प्रेरक जीवन यात्राएं हैं, उनके अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, अंडर वन प्लेटफॉर्म शेयर करने वाले हैं। ये सम्मेलन जो है वो सहयोग और विचार के नेतृत्व के एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा, जिसमें युवाओं को प्रेरित करने के लिए और कैसे विफलताओं से पार पाकर हम सफलता हासिल कर सकते हैं, ये मंत्र भी यहाँ सीखने का मौका मिलेगा। बात अब भारत की जीडीपी को लेकर। भारत 2047 तक 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ हाई इनकम वाले देशों में तब्दील होने वाला है। 8 से 10% की निरंतर जो वार्षिक वृद्धि है, उसकी वजह से ये संभव होगा। बेन & कंपनी, नैस्कॉम की रिपोर्ट ये मानती है कि भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, साथ ही तकनीकी इनोवेशन, सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाएगा। आने वाले दशकों में लगभग 200 मिलियन व्यक्तियों के वर्कफोर्स में प्रवेश करने की उम्मीद के साथ भारत के पास हाई वैल्यू जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने का एक बेहतरीन अवसर है। रिपोर्ट में कहा गया कि बढ़ती आय, कुशल श्रमिकों की बढ़ती संख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर में निरंतर सुधार कुछ ऐसे प्रमुख कारक हैं जो इस वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन चिप डिजाइन, टचलेस मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन में बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये तमाम वो मॉडिफिकेशंस हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो लगातार कॉम्पिटिटिवनेस और इनोवेशन को बढ़ा सकते हैं। इसकी वजह से 2047 तक इन तमाम क्षेत्रों में निर्यात का हिस्सा 24% से बढ़कर अगर हम देखें तो ये करीबन 50% हो जाएगा
और जीडीपी में इसका योगदान जो है वो 3% से बढ़कर 8 से 10% होने का अनुमान जताया गया है। चलिए बात करते हैं अब इसके बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर अब कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो भारत में बढ़ती हुई अपनी मांग को लेकर आगे आ रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो मार्केट है, उम्मीद की जा रही है कि कुल संख्या 2030 की अगर हम बात करें तो 2.8 करोड़ को पार कर सकती है। और भारत का जो ऊर्जा भंडारण है उसकी रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई है, क्योंकि कैसे पर्यावरण की तरफ हमारी जिम्मेदारी है और कार्बनाइजेशन के हम पथ पर अग्रसर हैं, उस लिहाज से ईवी का मार्केट जो है वो अपने आप में बहुत सॉलिड है। अब यहाँ थोड़े से चैलेंजेस हमारे पास हैं। वो चैलेंजेस ये कहते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनीज के लिए चार्जिंग स्टेशंस, और इन चार्जिंग स्टेशंस को बढ़ाने के लिए कैसे मांग और आपूर्ति संबंधी प्रोत्साहन और कंज्यूमर्स की जो बढ़ती हुई एक अपटेक मांग है, साथ ही साथ ये जो चार्जिंग के बुनियादी ढांचे हैं इन्हें तैयार करने के लिए अब बिक्री को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। और क्योंकि मदर नेचर को आपको वापस करना है तो ग्राहकों की रुचि बैटरी तकनीक की प्रगति और इसकी आसानी से क्या उपलब्धता है, साथ ही कहाँ कहाँ आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाएगा, इसकी मांग भी बढ़ रही है। अब अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो बिक्री रही वो 41 लाख इकाइयां पार कर गई, यानी कि इतने यूनिट्स मार्केट में आए और बिक गए। और ईवी चार्जिंग की मांग पूरी करने के लिए 2030 तक चार्जिंग स्टेशंस की संख्या को बढ़ाकर लगभग 1 लाख करने के साथ साथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के इकोसिस्टम को स्थापित करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि भारत अपनी डीकार्बनाइजेशन यात्रा में महत्वपूर्ण और निरंतर प्रगति कर रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी से वृद्धि, उनकी मांग में कहीं ना कहीं वृद्धि देखी जा रही है और इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लगातार सरकार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रही है। तो इन प्रमुख आर्थिक खबरों के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, क्योंकि ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे आज का इंपॉर्टेंट फोकस क्या है इकोनॉमी टुडे में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। और इकोनॉमी टुडे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब वक्त हो चला है आज के फोकस पर आपके फोकस को शिफ्ट करने का। तो आज के फोकस में हम चर्चा करेंगे युवाओं को लेकर। युवा जो भारत का मुस्तकबिल है और इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड का जिक्र प्रधानमंत्री हर मल्टीलैटरल फोरम पर करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज का ये इंपॉर्टेंट फोकस ये है क्योंकि दूसरे चरण के लिए अब आवेदन शुरू हो गए हैं। तो भाई जिसने पहले नहीं किया उसके लिए ये सुनहरा मौका है। और ये सुनहरा मौका इसलिए है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत करीबन अब यानी दूसरे चरण में 1 लाख से ज्यादा इंटर्नशिप की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं, वो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, सुनिश्चित किए जाएंगे। अब युवा क्या कर सकते हैं? उन्हें करना ये है कि अपने जिले के, राज्य के, सेक्टर के आधार पर आप इंटर्नशिप के लिए चयन कर सकते हैं, यानी सेक्टोरल वाइज आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम सक्सेसफुल कंप्लीशन की बात करें, यानी कि जो पहला चरण था, मिशन एकम्प्लिशमेंट की अगर बात की जाए, तो करीबन 6 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। और ज्यादातर जो मौके थे रोजगार मेलों में जो प्लेसमेंट के लिए लगाए जाते हैं, वहां से इंटर्नशिप के अवसर
युवाओं को दिए गए, यानी कि 6 लाख से अधिक आवेदन आए। और रोजगार मेले के अगर हम देखें जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तरों पर, वहाँ ज़्यादा इंटर्नशिप के मौके मिले। अब हर इंटर्न को 5,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता मिलती है। और आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको हम अभी हटाते हैं, ऑफिशियल जो वेबसाइट है pminternship.mca.gov.in पर आप क्लिक कीजिए। बहुत आसान स्टेप्स हैं जहां पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अब ये आवेदन ज़रूरी क्यों है और इसका विस्तारीकरण कैसे है? देश की करीबन 500 कंपनीज ऐसी हैं जो युवाओं को कि आप प्रोफेशनली कैसे पेशेवर के तौर पर काम करते हैं और आपको रियल टाइम एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट में सीखने का मौका मिले, उस लिहाज से ये योजना बहुत अहम है। कार्यकुशलता, व्यवसायिक कौशल सीखने का मौका मिलता है कि आप कितने दक्ष हो पाते हैं ऑफिशियल माहौल में। अब इस योजना से जो पेशेवर नेटवर्क है उनके लिए एक नेट आप उसका ताना बाना इसीलिए यहाँ पर बुना गया। और इसकी अवधि जो होती है इंटर्नशिप की वो 1 वर्ष की होती है। पहले क्या होता था, इंटर्न्स रखे जाते थे बिकॉज उनको कोई स्टाइपेंड नहीं है, तो वो एक ड्राइविंग मोटिवेशन खत्म हो जाता है काम करने का, क्योंकि आपके पास अगर पैसा आता है तो आप उस काम को समझने की ललक और उसे सीखने का जज्बा अलग ही होता है। और स्कीम का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कैसे युवाओं को उद्योगों के अनुभवों से जोड़ना है और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR जो 2% है तमाम कंपनीज का, उसके अंतर्गत कैसे ऑनबोर्ड लेकर आती हैं सारी कंपनीज इन युवाओं को, इस दूसरे चरण में ये देखना होगा। और बेहद खास मेहमान इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। कई बार हमारे साथ चर्चा में शामिल हुई हैं दक्षिता दास जी, पूर्व अतिरिक्त सचिव वित्त मंत्रालय। दक्षिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी मुस्कुराहट ने दिन बना दिया मेरा। सवाल यही कि हमारे लिए ये PM इंटर्नशिप योजना का दूसरा चरण है, तो जिनका मैच में पिछली बार सिक्सर नहीं लगा था, इस बार मौके पर चौका मारने की पूरी तैयारी है। और आपको क्या लगता है कि कौन कौन से वो अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स और इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये स्कीम पहली राउंड में बहुत ही ज़्यादा सफल हुई है, क्योंकि हमारे पास करीब 6 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। 1 लाख लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और देखिए, ये अपॉर्चुनिटी आम अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपके घर में यदि कोई हो जो इंटर्नशिप ढूंढ रहा हो, उससे पूछ लीजिए कि उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि मेरा नाम आ जाए। जो भी ग्रीन शूट सेक्टर है या जो उभरते हुए सेक्टर हैं, उनको हम क्या मानेंगे? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रोथ, पावर सेक्टर, ऊर्जा सेक्टर, ये जो आपने कहा उसका मैं जवाब दे रही हूँ। पर ये कुछ ही सेक्टर है। मेन चीज ये है कि जैसे आपने कहा, युवाओं को उद्योग का अनुभव मिल जाएगा। आगे जाएंगे तो वो व्यवसाय में उनको एक अनुभव होगा कि कैसे पेश होना है और डिमांड क्या है। ये एक इसके पीछे बहुत ही बड़ा एक फिलॉसफी है। अच्छा, मुझे ना अपना इंटर्नशिप का दौर याद आ गया दक्षिता जी। इंटर्नशिप के लिए जब हमने अपना करियर शुरू किया तो ड्राइविंग फोर्स तो था कि कुछ बनना है, लेकिन क्योंकि उसमें कोई अमाउंट नहीं था, कोई स्टाइपेंड नहीं था, तो घर वाले हमेशा ये कहते थे कि क्या कर रहे हो। लेकिन आई गेस कि ये जो फैसला लिया गया कि आपको एक निश्चित स्टाइपेंड या कुछ भत्ता दिया जाएगा, उससे आपका मोटिवेशन होता है, सीखने की ललक और बढ़ती है और आप कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। हाँ, बिल्कुल ही आइसक्रीम का डबल स्कोप है। एक तो आपको तजुर्बा मिल रहा है और दूसरा आपको पैसा मिल रहा है। देखिए, भारत का जो आम युवा है, और भारत में युवा संख्या बहुत ज्यादा है जी, उसको क्या इंटर्नशिप का अनुभव है क्या, साथ ही में उसको राशि मिल रही है, तो वो समझ जाता है कि मुझ में एक स्किल है जो कि मैं आगे जाकर मोनेटाइज कर सकता हूँ। जैसे आप में एक इच्छा थी, आप एक दौर से निकली जहां आपने इंटर्नशिप करी, लेकिन घर वालों को समझ में नहीं आया जी कि क्या आप कर रही हैं। तो ये जो स्कीम है, ये बहुत ही ज्यादा अहमियत इस माने में रखती है। ये अपॉर्चुनिटी दे रही है, ये एक्सपोजर दे रही है, अनुभव दे रही है, और साथ में आपको राशि दे रही है। दक्षिता जी, इसमें सबसे अहम जो हम CSR इनिशिएटिव का जिक्र कर रहे हैं कि भाई कंपनियां ऑन बोर्ड कैसे लें और उनके लिए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर है वो सीप इन करता है। इस CSR इनिशिएटिव को इस इंटर्नशिप योजना के साथ आप कितना फ्यूलिंग फैक्टर मानती हैं इंटर्नशिप योजना के विस्तारीकरण के लिहाज से?
देखिए, ये जाहिर सी बात है कि सीएसआर बहुत ज़्यादा एक बुनियादी चीज़ है इस देश की, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। परंतु ये जो साझेदारी है, ये सीएसआर के बियॉन्ड हमें देखनी चाहिए, उसके आगे जाकर देखनी जी। चाहिए। मैं सीएसआर कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ तुम्हें इंटर्न रख लूँ फला फला को, परंतु अगर फला फला में काबिलियत होगी तो आगे जाकर वो साझेदारी एक अपॉर्चुनिटी, एक नौकरी में बदल सकती है। तो जो कंपनीज आ रही हैं वो आ रही हैं, उनको भी उनको सीएसआर पर खर्च करना है, लेकिन वो क्या कर रही हैं, फ्यूचर को देख रही हैं कि बिल्कुल। इनमें से कितने इंटर्न ऐसे होंगे जिनको हम अपने व्यवसाय में जोड़ पाएंगे परमानेंट बेसिस पर। तो और इसकी इसमें एक चीज़ और भी मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि हम लगातार यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये कैसे कैसे भाई 6 लाख आवेदन पहले थे और अब ज़्यादा आवेदनों की उम्मीद की जा रही है। तो यहाँ पर हमने जैसे अपने ग्राफिक्स में बताया कि रोज़गार मेले भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होते हैं फॉर प्लेसमेंट्स, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए या उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और उनका शहरों तक पहुँचना कम है। पलायन की समस्या को कितना कम करती है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना? बहुत ज़्यादा ये एक फ्यूचरिस्टिक स्कीम है उस हिसाब से, क्योंकि आपका जो ज़िला है, आपका जो क्षेत्र है, और जो टॉप 500 कंपनीज हैं, दोनों में मेल बैठ रहा है। तो यस, ये एक फ्यूचरिस्टिक स्कीम है उस माने में, क्योंकि ये इस इंटर्नशिप की प्रक्रिया को ब्रॉड बेस कर रही है। यानी कि ये गांव-गांव में, क्षेत्र में लोगों में एक जागरूकता ला रही है कि जी। आपको अपने आप के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उसके लिए आपको फला फला चीज़ करनी पड़ेगी। और क्योंकि मैं भी महिला, आप भी महिला, और हमारे लिए ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह की योजनाओं का ख़ास तौर पर जब हम महिला उन्मुखी विकास की बात करते हैं, वुमेन लेड डेवलपमेंट, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं और कई जगह उसको एग्जाम्पलीफाई भी किया गया है, उस लिहाज से ये जो बच्चियां हैं उनको किस तरह से वर्क फोर्स और वर्क प्लेस पर एक बेहतर एनवायरनमेंट प्रदान करेंगी और अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से, विकल्पों के लिहाज से असीम संभावनाएं उनके लिए पेश करेंगी। आंचल, अगर इस उम्र में मुझे टॉप 500 कंपनी में काम करने का मौका मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानूंगी। वहाँ का वातावरण अलग है और महिलाओं के लिए बहुत ही सुरक्षित वातावरण है। और ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि कई महिलाएं हमारी और कई युवा जो हैं, लड़कियां, वो फर्स्ट जनरेशन में पहली बार घर से निकल रही हैं। तो वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये एक तरीके से उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का रोल आप किस तरह से आंकते हैं? क्योंकि कुछ भी स्कीम्स जो सरकार लाती है, जो फ्लैगशिप स्कीम है, जो समाज के लोकहित, जनहित और कल्याण से जुड़ी हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट हैंड होल्डिंग की भी ज़रूरत है। तो इंटर्नशिप योजना में प्राइवेट हैंड होल्डिंग खास तौर पर उन वोकेशनल सेक्टर्स के लिए जो अभी थोड़ा डार्क हॉर्स है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही ऑप्टिमिज्म के साथ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये जो सीएसआर है दो तरफा है ना, एक तो सरकार दे रही है, एक ये लोग दे रहे हैं, और इसमें एक तरीके से साझेदारी है। आपने पीपीपी का जिक्र किया, मैं तो कह रही हूँ कि ये एक हैंड होल्डिंग है कि आप हमको युवा दे रहे हैं और हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें भारत के युवा की बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसमें एक कुछ कहते हैं जो कि स्पष्ट बेनिफिट है और कुछ हैं जो कि अस्पष्ट है। और जब हम रोजगार में नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि पीपल बिलीव इन नंबर्स इन एनी केस, तो जो परोक्ष रूप से हम बात करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हम बात करते हैं, कितना ज़्यादा आप जॉब फील्ड में आने वाले समय में इन नंबर्स में बढ़ोतरी होते हुए देखेंगे, जो अलग अलग हमने सेक्टर्स का जिक्र किया? जो आपके सनराइज सेक्टर्स हैं जहाँ पर बहुत डिमांड है, ये बढ़ोतरी बहुत जोर से आने वाली है। जैसे मैंने कहा, मैंने लिस्ट देखी कौन कौन सी कंपनीज हैं। HDFC बैंक है, एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण ले रही हूँ जी। ये आपकी ग्रोथ सेक्टर्स हैं, तो इसमें जॉब क्रिएशन मुनासिब है होगा। प्लस ये है कि आपका युवा को पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में ट्रेंड क्या है। देखिए, भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आज की तारीख में रोजगार है, और ये नेशनल यूथ पॉलिसी ने भी एड्रेस किया है भारत की। तो इसमें ये होगा कि
आने वाले दिनों में इन सेक्टर्स में क्या डिमांड होगी, जी। जो भी थोड़ा सा विवेक रखेगा, जो थोड़ा सा दूरदर्शी आपका कैंडिडेट इंटर्न होगा, वो उसी हिसाब से अपनी शिक्षा, अपनी तालीम को मोल्ड करेगा और और अपनी स्वयं स्किलिंग करेगा। और मुझे तो लगता है कि ये सोचने की जो क्षमता है जो प्रधानमंत्री सब युवाओं को दे रहे हैं कि वो इतनी छोटी उम्र में, क्योंकि 21 साल की उम्र है, उसमें वो डिसाइड कर पा रहे हैं कि भाई मुझे एक कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है और मुझे ये करना है। आई गेस ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया दक्षिता जी, आप इस शो पर आई और आपने हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने विचार डीडी न्यूज़ के साथ साझा किए। तो अगर जो तमाम युवा इस शो को अगर देख रहे हैं, अगर उनके अभिभावक देख रहे हैं और अगर उन्होंने इस दूसरे चरण में अभी तक आवेदन नहीं किया है, यू हैवंट मिस द बस, प्लीज़ जाइए और आवेदन कीजिए। और अब रुक करते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट खबरों का और बात करते हैं देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक बार फिर से, जहां देश की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री आने वाले सालों में तेज़ी के साथ विस्तार करने वाली है। कंपनियां न सिर्फ अपने उत्पादन की क्षमता को बढ़ा रही हैं, बल्कि इलेक्ट्रिकल वाहनों के जो पार्ट्स हैं और उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी पर बड़ा दाव लगाने की तैयारी है। रेटिंग एजेंसी इकरा की रिपोर्ट के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में ऑटो कंपोनेंट कंपनीज 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। रेटिंग एजेंसी इकरा ने बताया कि ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में निवेश बढ़ाने की मुख्य वजह नए प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट, मौजूदा प्लेटफॉर्म्स के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपोनेंट्स का विस्तार है। इसके अलावा कंपनियां आने वाले नियामक बदलावों को अपनाने के लिए भी अपने प्लांट्स की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही हैं। पुरानी गाड़ियों के लिए ऑटो पार्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 5 से 7% और फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये 7 से 9% की दर से बढ़ सकती है। इसकी वजह है कि वाहनों की बढ़ती हुई संख्या और साथ ही साथ पुरानी कारों की बढ़ती बिक्री के साथ साथ उसके मेंटेनेंस और ऑर्गेनाइज स्पेयर पार्ट्स मार्केट का विस्तार भी बताया गया है। और आइए अब रुक करते हैं देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों का, लेकिन अंदाज रहेगा फटाफट। केंद्र सरकार ने गेहूं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा कड़ी कर दी और कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। 31 मार्च तक लागू होने वाली संशोधित स्टॉक सीमा के अनुसार सरकार ने कहा कि व्यापारी और थोक विक्रेता केवल 250 टन गेहूं रख सकते हैं, जबकि पहले का मानक 1000 टन था। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 2 साल के इस सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। ट्राइफेड ने आदिवासियों के उद्यमिता विकास के लिए रिलायंस रिटेल, HCL फाउंडेशन और टोराजामेलो इंडोनेशिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों से थोक में जनजातीय उत्पादों की आपूर्ति करने, जनजातीय उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रचार प्रसार को बढ़ाने और साथ ही भारतीय जनजातीय उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ने कोलकाता के सॉल्ट अटैक में नई इंक्यूबेशन सुविधा शुरू की। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने इस सुविधा का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में नवाचार आधारित उद्यमिता और IT निर्यात को बढ़ावा देना है। एयर इंडिया ने लुफ्थांसा समूह के साथ अपनी कोड शेयर साझेदारी के विस्तार की घोषणा की। इसके तहत भारत के 12 शहरों और यूरोप के 26 शहरों में 60 अतिरिक्त मार्गों पर सेवाएं दी जाएंगी। जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म इंडीड के हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियां कौशल आधारित नियुक्तियों पर जोर दे रही हैं। PNB ने खुदरा कर्ज पर 0.25% ब्याज दर घटा दिया है। इसमें ऑटो और हाउसिंग लोन भी शामिल हैं। इससे ग्राहकों की किस्त में कमी आएगी। होम लोन पर बैंक ने प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन शुल्क भी 31 मार्च तक माफ कर दिया है। डिजिटल पेमेंट ऐप गूगल पे से यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर अब एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। यूजर्स को अब डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए गैस सिलेंडर बुकिंग, बिजली बिल भरने, DTH रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज जैसी सर्विस के लिए पेमेंट करने पर 0.5 से 1% प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। तो आज इकोनॉमी टुडे के सफर में इतना ही। लेकिन आपसे मुलाकात होगी सोमवार को एक नए फोकस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 मेरी सभी संध्या के साथ। नमस्कार।